रेफ्रिजरेटर के, हाँ जो आपने पूछा था, देखिए रेफ्रिजरेटर जो है ना, वो आपका सवाल जो था उसमें बात क्या थी कि देखिए जो आपका हीट इंजन होता है और रेफ्रिजरेटर होता है, ये दोनों के दोनों एक ही सिस्टम के अंदर काम करता है। उसमें क्या होता है, ये होता है आपका सोर्स, ठीक, सोर्स, और दूसरा होता है सिंक, और ये होता है एक इंजन। ठीक है, चाहे हीट इंजन हो या रेफ्रिजरेटर हो, ये इंजन है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी एक इंजन। तो देखिए सोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, सोर्स का डेफिनेशन होता है कि सोर्स एक इनफाइनाइट हीट कंटेन किया हुआ, मतलब इतना ज्यादा हीट कंटेन किया हुआ है ये कि इसमें से आप थोड़ी सी हीट निकाल लीजिएगा तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समुद्र में से 2-4 लोटा पानी निकाल लीजिए तो समुद्र का लेवल कम थोड़े हो जाएगा। ठीक है, तो सोर्स को डिफाइन करते हैं कि इसके पास इतनी ज्यादा हीट है कि अगर ये T1 टेम्परेचर पे है तो इससे आप Q1 अमाउंट ऑफ हीट, मतलब अपने हिसाब के लिए अगर हीट आपने निकाल लिया तो इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। लेकिन आप जैसे मान लीजिए कि आप एक बॉल में गर्म पानी रखे हैं, ठीक, और आप चाहते हैं कि उससे आप अपना हाथ गर्म करें, ठीक है, हाथ गर्म करें, तो क्या होगा, आप हाथ अपना गर्म करते जाएंगे तो वो हीट आपके हाथ में ट्रांसफर होती जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे गर्म पानी ठंडा होते जाएगा। आप रेडिएशन वगैरह सबको न माने, नगण्य मान ले तब भी, तो वो सोर्स नहीं है। ठीक है, तो आइडियल सोर्स ऐसा ऐसा एक प्लेस है जहां से आपने हीट निकाली तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वैसे ही सिंक है, सिंक को डिफाइन करते हैं कि आप इसको कितना भी हीट देते जाइए, आप इसको कितना भी हीट देते जाइए, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने को। ठीक है, तो सिंक को हम लोग T2 टेम्परेचर रखते हैं, और हमेशा हमेशा T1 जो होता है वो ग्रेटर होता है T2। ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से हमेशा ज्यादा होता है। सिंक जैसे आप ये मान के चलिए, सिंक तो आप जान ही रहे हैं, घर में आपके लगा रहता है सिंक। ठीक, तो सिंक मतलब क्या हुआ, अब जैसे समुद्र ही एक सिंक है, समुद्र भी एक सिंक है। ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं क्या आंसर होगा। समुद्र भी एक सिंक है, जैसे आप उसमें 4 लोटा पानी डाल दीजिए, ठीक, तो क्या होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो समुद्र आपका पानी के रिस्पेक्ट में एक सोर्स भी है और एक सिंक भी है। बस उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे आप देखिए आपका एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर में आप पूरा लगातार घंटों आग जलाए जा रहे हैं। ठीक है, आप घंटों आग जलाए जा रहे हैं, फिर भी ऐसा थोड़े होगा कि आप यहाँ पर, हम अपने घर पे आग जला रहे हैं बहुत ज्यादा, कई घंटे से आग जला रहे हैं तो आपके घर पे गर्मी पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं माना गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जब हम छोटे हीट, हम आग जलाएं, मतलब छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का एटमॉस्फेयर, ये क्या है, ये भी एक सोर्स या सिंक की तरह काम कर सकता है। पर किसी गिवन इंजन के लिए, किसी गिवन इंजन के लिए सोर्स हमेशा सिंक से बड़ा हो। जैसे सोर्स, आप ऐसा मानिए कि सन से अगर कोई लाइट आ रही है तो सन को आप सोर्स मान लिए और एटमॉस्फेयर को आप सिंक मान लिए। ठीक है, तो इस तरह से सोर्स और सिंक डिफाइन है। लेकिन जब आप रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं इंजन में, तो ये T1 ग्रेटर देन T2 होगा मानते हैं, क्योंकि हमको हीट चाहिए। ठीक, नहीं हो सकता है, T1 इज इक्वल टू T2 नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता है? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस बट करेगा ही, तो क्या होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ईटा 0 हो गया, ईटा 0 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ आपने सही बोला, W अपॉन Q1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू 0, वर्क डन 0 हो जा रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी 0 मतलब वर्क डन 0, तो आपका ये इंजन काम ही नहीं कर रहा है, तो आप T1 इज इक्वल टू T2 लेके करेंगे क्या? ठीक है, करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या? ठीक, अब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में हम कहते हैं कि हम यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में सोर्स और सिंक नहीं कहते हैं, आप मोर जनरली रेफ्रिजरेटर को कहिए कि आपने हीट लोअर टेम्परेचर से लिया। कहां से लिया? लोअर टेम्परेचर रीजन से लिया और उसको हायर टेम्परेचर रीजन में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया।
बात समझ में आ रही है? आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट लेते हैं और हम बाहर उसको छोड़ते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो हमेशा T2 जो है वो लोअर टेम्परेचर रीजन है और T1 हायर टेम्परेचर रीजन है। ठीक, तो रेफ्रिजरेटर के केस में भी T1 ग्रेटर देन T2 हो। बात क्लियर हो गई आपको? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस लगाए हैं और उनका आंसर भी आया है। ठीक, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लगभग सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लें, है ना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े हैं नहीं। तो मैंने आपको जो पिछला असाइनमेंट दिया था, कल का नहीं उसके पहले का, ठीक, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट द मिनिमम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस गिवन एज, प्रोसेस दिया हुआ था, TIFR का क्वेश्चन था। ठीक, कैलकुलेट द मिनिमम प्रेशर, क्या करना था, मिनिमम प्रेशर हमको कैलकुलेट करना था। ठीक, प्रोसेस क्या दिया हुआ था हमारा, T इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस एल्फा वी स्क्वायर, ये प्रोसेस हमारा दिया हुआ था। ठीक, जहां दिया हुआ था कि टी नॉट एंड अल्फा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए थे, मिनिमम प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें और कुछ नहीं दिया है, आप जानते हैं ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। आप आइडियल गैस लिए हुए हैं, ठीक, मिनिमम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, आइडियल गैस के लिए आप लगा सकते हैं PV इक्वल्स टू NRT। ठीक है, NRT, एन हटा दीजिए, ठीक, जब बोलेगा तो PV इक्वल्स टू RT। यहां से प्रेशर आपको निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि वॉल्यूम को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो P इक्वल्स हो जाएगा RT अपॉन V, और T की वैल्यू दी है T नॉट R अपॉन V, T की वैल्यू दी है T नॉट प्लस एल्फा V स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से P आपका क्या आ जाएगा, R T नॉट अपॉन V प्लस एल्फा R V। ठीक है, ये आपका आ गया मिनिमम प्रेशर के लिए, फॉर मिनिमम प्रेशर, फॉर मिनिमम प्रेशर नहीं, एट मिनिमम प्रेशर। ठीक है, एट मिनिमम प्रेशर, एट मिनिमम प्रेशर क्या हो जाएगा, dp अपॉन dv। देखिए ये p और v का फंक्शन रह गया है, t नॉट कांस्टेंट, r कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, dp अपॉन dv हो जाएगा 0। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका रिजल्ट, क्या आ जाएगा, देखिए r t नॉट और 1 अपॉन v का माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस एल्फा आर वी का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आर आर चला जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है, तो ये आ जाएगा आपका टी नॉट माइनस एल्फा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन एल्फा, या वी इज इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन एल्फा टू द पावर 1/2। ये आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन के बाद, यानी इस आपके वॉल्यूम पर आपका प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यही वॉल्यूम ले आकर इस वाले एक्सप्रेशन में रख दीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा मिनिमम प्रेशर का 10, मिनिमम प्रेशर P min इज इक्वल्स टू R T नॉट अपॉन किस में रखते हैं, इसी में रखते हैं, V की जगह T नॉट अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर प्लस एल्फा R, V की जगह T नॉट 1/2 है। नहीं समझ में आ रहा है आपको, क्या आप बोल रही हैं? अच्छा अच्छा, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, हो गया, ठीक है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टी नॉट अपॉन अल्फा, ये आ जाएगा आर
टी नॉट इन अपॉन अल्फा अपॉन टी नॉट टू द पावर 1/2 प्लस अल्फा यहाँ पे है आर अल्फा टी नॉट अपॉन अल्फा टू द पावर 1/2। देखिए आ गया आपका आर यहाँ है और देखिए टी नॉट से टी नॉट जाएगा तो ये आएगा अल्फा टी नॉट टू द पावर 1/2 प्लस आर अल्फा से एक अल्फा जाएगा अंदर आएगा अल्फा टी नॉट टू द पावर 1/2 तो पी मिनिमम आ जाएगा 2r अल्फा टी नॉट टू द पावर 1/2। क्लियर है? ये पी मिनिमम का आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इधर का मिटा दें। हो गया सर? ठीक। देखिए अगला एक क्वेश्चन बोला है TIFR में भी पूछा है और नेट में भी पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा है पर पूछने का उद्देश्य यही था, है ना। बोल रहा था कि एक CO मॉलिक्यूल है, ठीक है, CO मॉलिक्यूल, और बोल रहा है कि इसके पास जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है। ठीक है, इसके पास कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो इसका CV क्या होगा? ठीक है, CV पूछ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं CO मॉलिक्यूल है, डायटोमिक है, इसके पास चाहे मोनो हो चाहे डाई हो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक है, डायटोमिक है और लीनियर मॉलिक्यूल है। देखिए डायटोमिक रहेगा कि आपके पास कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 2 होते हैं। जिस एक्सिस के अलोंग होगा उसके अलोंग नहीं रोटेट करेगा, बाकी इसके परपेंडिकुलर एक्सिस इसके अलोंग रोटेट कर सकता है या इसके अलोंग रोटेट कर सकता है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 2, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? F ये हो गए 5। ठीक, आपको याद भी है पर आपको बता दिया, टोटल 5 है, इसलिए CV क्या हो जाएगा? CV होता है F/2 × R, यानी हो जाएगा 5/2 R। पर यहाँ R नहीं, CO मॉलिक्यूल के लिए पूछा है, सिंगल मॉलिक्यूल है, इसलिए F/2 KB यूज करेंगे। ठीक है, F/2 KB, CV F/2 यानी 5/2 KB। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हो गया सर। हो गया। ये क्वेश्चन आपका नेट में पूछा है 2013 में। बोल रहा है कि एक प्रोसेस है, पीवी डायग्राम दिया हुआ है, P है, V है, प्रोसेस आपका ABC है। A से C तक जाया जा रहा है ना, A से C तक जाया जा रहा है। एक पाथ AC है
और एक पाथ A to B और B to C है। ठीक है, बोल रहा है ड्यूरिंग द पाथ A to C वर्क डन जो है आपका 100 जूल है, और हीट जो है, हीट Q आपका कितना है, वो आपका 150 जूल, 150 जूल है। ठीक है, A to C दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ABC वर्क डन 30 जूल है। ABC प्रोसेस में A to B, B to C। ठीक है, एरो देख रहे हैं ना, A to C ही जाना है, एक बार इस पाथ से, एक बार इस पाथ से। A to B to C में वर्क डन जो आपका है वो 30 जूल है, तो इसमें हीट कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए, आप जानते हैं कि प्रोसेस में आप इनिशियल स्टेट आपका ए है और फाइनल सी है। ठीक, चूंकि आप इनिशियल से फाइनल दो पाथ से जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी पाथ से जाइए, ए टू सी के लिए आपका इंटरनल एनर्जी जो होगा वही आपका बी टू ए टू सी के लिए वाया बी होगा, यानी ए बी सी के लिए। ठीक, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आपका क्या होगा, सेम होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, ए टू सी पाथ के लिए अगर इंटरनल एनर्जी आप निकालना चाहें तो आप निकालिएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डी यू जो आपका हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, क्या हो जाएगा 150 माइनस 100 यानी 50 जूल। तो डी यू जो आपका आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए टू सी जाने में, वो 50 जूल है। तो अब आप पाथ एबीसी से जाइएगा तो भी आपको 50 जूल का ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगा, लेकिन ए बी सी में आप देखिए ए टू बी, बी टू सी, इन दोनों प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन दिया हुआ है 30 जूल। तो हीट कितना हो जाएगा फॉर प्रोसेस ए टू बी टू सी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डी यू कितना दिया है 50, हमने निकाल लिया, और डेल्टा डब्ल्यू कितना दिया है 30 जूल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा डेल्टा क्यू 80। ठीक है, आसान था ना। देखिए, इसमें दो पोर्शन है ना, थर्मल फिजिक्स में दो पोर्शन आता है, थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैट मैक्स से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अच्छा पूछ सकता है, थर्मल फिजिक्स का एक अपना लिमिट है, आपने अगर अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लिया तो आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को पीडीएफ शेयर किया मैंने, उन्होंने देखा होगा कि क्वेश्चंस आपको 5-7 साल के क्वेश्चंस हैं उसमें, है ना, एएफआर के और जैम के हैं। आपने देखा होगा कि वो क्वेश्चंस कैसे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं। चलिए, एक नेट 2020 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आसान आसान है ना नेट के, वही सारा मैं करा रहा हूँ आपसे, बहुत टफ वाला नहीं करा रहा, है ना, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होना चाहिए, इसलिए मैं आपको कई सारे जगह का क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको जैम का कराऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ यही सारी चीज़ें पूछती हैं। ठीक है, नेट 2020 का है, देखिएगा। बोल रहा है कि आइडियल कार्नो इंजन एक्सट्रैक्ट्स हीट 100 जूल एंड डंप्स 40 जूल टू सिंक एट 300 केल्विन। बोल रहा है कि एक्सट्रैक्ट करता है हीट कितना 100 जूल, तो एक्सट्रैक्ट हीट क्या होता है Q1 होता है, कितना हो गया 100 जूल। और डंप करता है, डंप मतलब क्या होता है, भरना होता है, कोई गड्ढा भरना, तो वो डंप हीट जो होगा Q2 सिंक को दिया हुआ हीट, वो है आपका 30 जूल। ठीक, 40 जूल है, ठीक है 40 जूल। तो देखिए, हीट एक्सट्रैक्ट किया 100 जूल और हीट डंप किया 40 जूल। बोल रहा है कि सिंक का टेम्परेचर जो है, जहां पे डंप किया है उसका टेम्परेचर जो है आपका T2, वो है 300 केल्विन। तो पूछ क्या रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स क्या होगा, T1 कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इसके लिए बहुत आसान फॉर्मूला है, आप लगा दीजिए Q1 अपॉन Q2
इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। यहाँ से T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा आपका Q1 T2 अपॉन Q2। तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 300 अपॉन 40। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 750 जूल, 750 केल्विन। ठीक है, 750 केल्विन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, थोड़ी आवाज आ रही है। नोट कर लिया होगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो था आपका है ना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। बोल रहा था कि अ कार्नो इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 300 केल्विन एंड 200 केल्विन। ठीक है, दो टेम्परेचर रीजन दिया हुआ है, ये भी आपका TIFR का क्वेश्चन है। ठीक है, TIFR का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अ कार्नो इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 300 केल्विन एंड 200 केल्विन, यानी T1 आपका 300 केल्विन है और T2 जो है आपका 200 केल्विन है। ठीक है, और पूछ रहा है कि लेट ईटा बी एफिशिएंसी करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो इसके करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी अगर ईटा है तो बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ बोथ सोर्स एंड सिंक आर डिक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट, देन अगर टेम्परेचर सोर्स और सिंक दोनों का सेम अमाउंट से आप डिक्रीज कर देते हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, ईटा ग्रेटर देन 1/3, ईटा लेस देन 1/3, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग ईटा कैलकुलेट कर लेते हैं। ईटा क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो आ जाएगा 1 माइनस 200 अपॉन 300। तो 3 माइनस 2, देखिए 200 300 कैंसिल, 2/3, 3 माइनस 2 1, 1/3 है, यानी एफिशिएंसी आपकी क्या आ गई 1/3। तो इसका मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो पूछ रहा है कि अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। अब एफिशिएंसी जो नई वाली एफिशिएंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, है ना, वो 1/3 से बड़ी हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि सेम अमाउंट से आपका इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना है। ठीक है ना, बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ बोथ सोर्स एंड सिंक आर डिक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट। इसके लिए दो तरीका है, लगाने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप इसमें डेल्टा टी सब्ट्रैक्ट कर लें और एक एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक, लेकिन ये कह रहा है सेम अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम मान लेते हैं कि T1 का टेम्परेचर 300 में से 100 केल्विन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब नया टेम्परेचर कितना हो गया 200 केल्विन। और T2 का टेम्परेचर हमने मान लिया 200 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 100 केल्विन। सेम अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना है, हमने कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें जनरल रिलेशन ही पूछा है। अब देखिए, अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ईटा डैश हो जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस 100 अपॉन 200। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक, 1 अपॉन 2 क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 1 अपॉन 3। ठीक है, 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन 3, यानी कि जो ईटा डैश नई एफिशिएंसी है वो बड़ी होगी पुरानी वाली एफिशिएंसी 1/3 थी। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, बहुत इजी था। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा था, बोल रहा था कि पहले आपका टेम्परेचर सोर्स और सिंक का दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद बोल रहा था कि अब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। किससे, सेम अमाउंट। ठीक है, इसका 5 डिग्री कम करते हैं तो इसका भी 5 डिग्री कम कर दीजिए। और अब बताइए कि नई वाली एफिशिएंसी क्या है। तो हमने 5 नहीं किया, हमने 100 डिग्री कम कर दिया और उसके बाद एफिशिएंसी का रिलेशन देख लिया। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
सर लॉजिक हम भी यही लगाए थे, मेरा भी ऑप्शन यही आया था, लेकिन सर जब आप बोले ना सिंक और वो सोर्स वाला कि इसमें से कितना हो हम निकाल लेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो सर वो अगर वो लॉजिक लगाए तो कहाँ से, तब तो सी वाला ऑप्शन आएगा ना। नहीं, देखिए तब सी वाला ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं ना कि अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया गया, ठीक, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, आपने सोर्स और सिंक ही बदल दिया, दूसरा सोर्स और सिंक लगा दिया। जब क्वेश्चन में बोल दिया हाँ है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है तो उतना ही रहेगा। जैसे अगर T1 300 पे फिक्स कर दिया है और कोई इंजन ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अब इसमें से आपने हीट लिया तो 300 से कम हो जाए, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब कुछ और है ना, इस क्वेश्चन का मतलब कुछ और है, जिसको मैं आज आपको हो सकता है असाइनमेंट में दूं, ठीक, तब आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन से एक कंक्लूजन निकल रहा है, ये कंक्लूजन क्या है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी जेस्ट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ कार्नो इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फाइंड एफिशिएंसी। एक कार्नो इंजन है जो क्या कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में काम कर रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब T1 कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सही है। यस सर, केल्विन भी चेंज करेंगे ना। सही है। सही कैसे है ये, यस सर, कहाँ सही है, नहीं केल्विन में चेंज केल्विन में करेंगे, बदल डिग्री देते हैं, सेल्सियस में है। 273 केल्विन, T2 को बदल देते हैं 373 केल्विन। अब सही है, यस सर, कहाँ सही है, जा, तुम लोग यार एकदम मतलब, सर T1 सही देखो नहीं है। कम टेम्परेचर है, T1 कम टेम्परेचर है 273, और T2 नहीं 373 तो हाँ केल्विन, तो चेंज गड़बड़ हो करेंगे गया। हम लोग ना। तब बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग सोर्स मान लेंगे और सिंक को वो हाँ 0 डिग्री वाले मान लेंगे हाँ पहले हाँ, ही। ठीक 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 ठीक, T2 T2 ये T1, 20.8 ठीक है, कैंसर। तो ये आ गया। वैसे आप लोग सॉल्व करते हैं अगर इसको, तो एफिशिएंसी नेगेटिव में आने लगती तब दिक्कत हो जाता है ना, तब आप लोग सोचते हैं कि एफिशिएंसी यस तो सर। हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है एफिशिएंसी, है ना, तो नेगेटिव कहाँ से आ गई, तो आप लोग सही कर लेते, लेकिन 1 माइनस 273 अपॉन 373 करेंगे तो ये आएगा 0.268%, है ना, 0.268 या 26.8% आएगा, ठीक है, परसेंटेज में पूछा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन था, पिछले असाइनमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कल के असाइनमेंट्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये सारा क्वेश्चन लगा के दिया है मुझे, और उनके सारे आंसर सही दिए, और वो बहुत सारे 2 ही 3 है। सारे बच्चे नहीं। आगे देखिए, बोल रहा है कि एफिशिएंसी है कार्नो इंजन की 30% और सिंक टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बोल रहा है कि हाउ मच चेंज इन सोर्स टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर में कितना चेंज किया जाए कि एफिशिएंसी हो जाए आपकी 50%। तो पहले आपकी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है ना, पहले बोल रही है एफिशिएंसी कितनी है 30%, और सिंक टेम्परेचर T2 कितना है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन। अब बोल रहा है कि सोर्स के टेम्परेचर में कितना चेंज किया जाए कि एफिशिएंसी कितनी हो जाए, ईटा डैश जो है आपकी 50% हो जाए। तो आइए पहले सोर्स का टेम्परेचर निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ईटा 30%, 30 मतलब कितना हो गया 0.3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 हमको पता है, जरा यहाँ से देखें, T2 अपॉन T1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 तो आ जाएगा 0.7, यानी T1 कितना आ जाएगा T2 अपॉन 0.7, ठीक है, तो ये T2 अपॉन 0.7 आ जाएगा टेम्परेचर T1 का, ठीक है, कितना आएगा
किसी ने कैलकुलेट किया है? यस सर, 428.5। अच्छा, 428.5 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम कह देते हैं कि हमारा सोर्स का टेम्परेचर कितना चेंज किया जाए, चेंज पूछा है, ठीक है, डेल्टा टी पूछा है। मान लीजिए हमारा सोर्स का टेम्परेचर T1 के अलावा अब T1 डैश हो जाता है, ठीक, तो T1 डैश अगर हो जाए सोर्स, हाँ सही है आपका, सही है आंसर, ठीक है, अगर सोर्स का टेम्परेचर T1 डैश हो जाए तो एफिशिएंसी 50% आ जाएगी। तो आइए निकालते हैं 50% यानी कितनी एफिशिएंसी, 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 डैश, ठीक है, 1 माइनस यहाँ से T2 अपॉन T1 डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 यानी 0.5। तो यहाँ से T1 डैश जो आएगा आपका T2 अपॉन 0.5, तो T2 क्या आ जाएगा 300 अपॉन 0.5 यानी आएगा 600 केल्विन। ठीक है, एक आ गया। अब टेम्परेचर जो है आपका 600 केल्विन हो सोर्स का, तब जाके आपका एफिशिएंसी आएगा 50%। तो कितना आपको चेंज करना पड़ेगा टेम्परेचर में, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा T1 डैश माइनस T1, ठीक है, तो 600 माइनस 428.5, ठीक है, ये कितना आ रहा है 171.5 केल्विन या 171.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज जो है वो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है, सेम होगा। ठीक है, चलिए ये कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, तुरंत म्यूट कर लीजिए चीजें, है ना, तो आता है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस इफेक्ट पढ़े आप लोग, हिंड्रेंस इफेक्ट केमिस्ट्री में आता है। नो सर, चलिए कोई बात नहीं, बस म्यूट कर लीजिए आप। ये हो गया होगा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले टाइम वेस्ट। हाँ, स्टेरिक रिपल्शन किसका आंसर था, स्टेरिक रिपल्शन जो होता है वही हिंड्रेंस इफेक्ट होता है। हिमांशु बहुत अच्छे, टाइम हो गया है ना, तो हम लोग अभी फिर से जुड़ते हैं, तब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला तो हो ही जाएगा, एन इंजन टेक्स हीट फ्रॉम वाटर एट 0 डिग्री एंड रिजेक्ट एट 27 डिग्री, ठीक है, तो ये एक्चुअली इंजन जो है आपका, ये बी वाला है, इंजन है 0 डिग्री से हीट लेता है और 27 डिग्री पर रिजेक्ट करता है, ठीक है, तो ये असल में क्या कर रहा है, एक रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है, रेफ्रिजरेटर का। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा करना है T2 अपॉन T1 माइनस T2 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 300 है और ये 273 केल्विन, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग आराम से, ठीक है, हाँ 10.11 आएगा। चलिए मुझे लगता है कि बीएससी में इतने क्वेश्चंस तो आपने खुद मैथमेटिक्स में नहीं सॉल्व किए होंगे जितना मैं आपको करा रहा हूँ, है ना, कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए होंगे। और मैथमेटिक्स में जो आपका कोर्स होता है वो भी थियोरेटिकल है, मैं इससे भी ज़्यादा और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, अभी तो आधा भी नहीं कोर्स हुआ है। कल कल और उसके बाद आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हाँ मुझे लगा, है ना, मैंने काफ़ी कुछ कराया है, इतना आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई किसी भी फिजिक्स के सब्जेक्ट में इतना क्वेश्चन नहीं होता है ना। मैं कोशिश करूंगा कि जो फीस दे दिए हैं मुझे उनको मैं हैंड रिटन नोट्स अपने तरफ से जो फॉर्मूला शीट है वो फॉर्मूला शीट मैं आपको प्रोवाइड करूं, जो फीस सबमिट कर देंगे उनको फाइनली मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मूला शीट तो कम से कम प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट ना मिस हो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, फॉर ए डायटोमिक आइडियल गैस नियर रूम टेम्परेचर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड का कितना फ्रैक्शन, हीट सप्लाइड का कितना हिस्सा इज अवेलेबल फॉर एक्सटर्नल वर्क, यानी W अपॉन क्यू ही बोल रहा है, बस मैंने लिख भी दिया है W अपॉन क्यू ताकि आपको उसमें डाउट ना हो, ठीक है। इफ गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर गैस कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड करती है,
तो देखिए इसमें कुछ दिया ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पर आप इसको निकाल सकते हैं। क्यों? डायटोमिक आइडियल गैस दिया है, रूम टेम्परेचर दिया है, क्या है क्वेश्चन, डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 5, एफ हो जाएगा 5, गामा कितना हो जाएगा, गामा गामा नहीं सीपीसी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट आपको मिलेगा। ठीक है, W अपॉन क्यू कितना होगा एक्सटर्नल वर्क। तो आप जान रहे हैं कि कितना W अपॉन क्यू अगर आप निकालेंगे, W अपॉन क्यू फ्रैक्शन ऑफ हीट अवेलेबल फॉर वर्क, W अपॉन क्यू। तो W क्या होता है, P डेल्टा V होता है। ठीक, और Q क्या होता है, Q होता है NCP डेल्टा T होता है। ठीक है, NCP डेल्टा T होता है। और क्या बोल रहा है कि गैस आइडियल है। गैस अगर आइडियल है तो आप लगा सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है ना, P कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं P डेल्टा V इक्वल्स टू nR डेल्टा T। तो P डेल्टा V की जगह हम क्या लिख दें, nR डेल्टा T रख दें। तो देखिए nR डेल्टा T रखने पर क्या होगा, nR डेल्टा T अपॉन NCP डेल्टा T, डेल्टा T से डेल्टा T, n से n गया, R अपॉन CP। CP क्या होता है, CP 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर होता है। ठीक है, 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर, आर से आर भी कैंसिल हो गया, एफ आपका 5 है तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, यानी 2 अपॉन 5 प्लस 2 7। तो W अपॉन क्यू फ्रैक्शन ऑफ हीट अवेलेबल फॉर वर्क 2 अपॉन 7। क्लियर हो गया, देख लीजिए क्लियर हो गया। यस नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए देखते हैं, लिखा है अगला क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस दिया हुआ है। ठीक है, आइडियल गैस दिया हुआ है, कह रहा है कि विद इंटरनल प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में ले जाते हैं, यानी T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला प्रोसेस है आपका। ठीक, बोल रहा है कि ड्यूरिंग विच द चेंज इन एंट्रोपी इज फाउंड टू बी डेल्टा एस, इस प्रोसेस में डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी पाई गई है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो, वर्क डन क्या हो, ठीक है, वर्क डन क्या हो। ठीक है, अब देखिए आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइडियल गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस जब होता है तो आप जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फंक्शन किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब देखिए अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dq किसके बराबर हो गया, dw के, हो गया dq किसके बराबर हो गया, dw के। क्लियर है, अब देखिए अगर आप डेल्टा एस के बारे में लिखें, डेल्टा एस क्या होता है, dq अपॉन टी, यहां से क्या हो जाएगा dw अपॉन टी। ठीक, डेल्टा क्यू लिख देते हैं हम, डेल्टा क्यू अपॉन टी, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी, हमको निकालना क्या है, वर्क डन, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। लेकिन टी हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास पी और बी है। तो चूंकि आइडियल गैस दिया है इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे,
पीवी इज इक्वल्स टू एनआर टी, यहां से टी क्या आ जाएगा, पीवी अपॉन एनआर, यहाँ पे रख दें। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी की जगह पीवी अपॉन एनआर और इनटू डेल्टा एस वर्क डन। देखिए क्लियर है, छोटे छोटे चीजों से मिलकर क्वेश्चन बना हुआ है। आपका एक कॉन्सेप्ट है, दो है, तीसरा है, और उसके बाद आपका पीवी इज इक्वल्स टू एनआर टी है, बस नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का। नोट डाउन हो गया होगा। इसे भी मिटा दे। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है ये असल में आपको जो कल एंट्रोपी के फॉर्मूले पढ़ाए थे उस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे बेस्ड है कि आप उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उस पे बेस्ड है। ठीक है, लिखा था कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी फॉर प्रोसेस ए बी बी सी एंड ए सी। सेम ऐसा ही दिया हुआ था, एक ग्राफ पीवी डायग्राम दिया हुआ था। ये आपका बी नॉट है, ये टू बी नॉट है, ये पी नॉट है, ये टू पी नॉट है, ए है, क्या निकालना था हमको, निकालना था चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस ए बी बी सी और ए सी। इन तीनों प्रोसेसेस के लिए हमको डेल्टा एस निकालना था। ठीक है, अब देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम आपको बस एक पी नॉट और वी नॉट दिया हुआ है, तो हम इस आपको एक फॉर्मूला याद दिला देते हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है 2.303 एन सीवी, सीवी रहता है तो पी इस्तेमाल होता है, आपको याद होगा। ठीक है, जब सीवी रहता है कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है तो प्रेशर इस्तेमाल होता है, और कांस्टेंट प्रेशर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एन का छोड़ ही दीजिए। अब देखिए पहला जो प्रोसेस है ए टू बी, प्रोसेस ए टू बी जो है आपका वो है आइसोकोरिक प्रोसेस, वी नॉट वॉल्यूम पर ही हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, log v2 अपॉन v1 1 हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एस आ जाएगा, डेल्टा एस प्रोसेस ए बी के लिए आपका आ जाएगा 2.303 CV log P2 अपॉन P1। P2 इसमें क्या है, देखिए प्रोसेस A टू B आ रहा है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर आपका क्या है P नॉट और इनिशियल प्रेशर 2 P नॉट, तो यहाँ आ जाएगा P नॉट अपॉन 2 P नॉट, या इसको लिख दें हम लोग log 1 अपॉन 2। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2.303 CV log 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगला प्रोसेस है B2C, डेल्टा एस क्या आएगा, B2C, इसको आप लिख सकते हैं 2.303। अब देखिए ये प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो पहला टर्म आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर है, P1 और P2 दोनों बराबर होंगे, log 1 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस V नॉट से आपको 2 V नॉट तक ले जाना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे CP log V नॉट अपॉन 2 V नॉट, नहीं फाइनल वॉल्यूम है आपका 2 V नॉट, तो आ जाएगा log 2। तो ये आपके आ गया 2.303 CP log 2।
ठीक है। आप तीसरे प्रोसेस के लिए डेल्टा एस एसी भी निकाल सकते हैं। ये क्या आएगा आपका, देखिए इनिशियल प्रेशर यहाँ पर क्या है, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट लिख के 2p0 और v0, और यहाँ फाइनल क्या है p0 और 2v0। ठीक है, ए और सी पर कोऑर्डिनेट देखिए 2v0 और p0, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको। तो डेल्टा एस आप लिख सकते हैं 2.303 CV लॉग, क्या हो जा रहा है 2p0 से p0 आ रहा है, यानी कि इनिशियल 2p0 है, फाइनल आपका p0 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फाइनल अपॉन इनिशियल 1/2 आ जाएगा। ठीक, प्लस Cp लॉग इनिशियल क्या है v0 है और फाइनल 2v0 है, तो फाइनल अपॉन इनिशियल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा लॉग 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की जगह क्या लिख दें लॉग 2 और आगे लगा दें माइनस। ठीक, तो डेल्टा एस एसी के लिए ये आ गया। लेकिन इसमें आपको तीसरा वाला करना ही नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो आप ए से बी जाइए और बी से सी जाइए, यानी कि डेल्टा एस ए टू बी, डेल्टा एस बी टू सी। तो डेल्टा एस ए टू सी अगर आप कैलकुलेट करते तो वो आता है डेल्टा एस ए टू बी प्लस डेल्टा एस ए टू बी टू सी। इन दोनों को आप सम कर देते तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलता। देखिए -2.303 CV log 2 प्लस 2.303 CP log 2। ठीक है, यहां पर भी सेम रिजल्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के इसके एप्लीकेशन के लिए था। अगर आपको एग्जाम में कुछ देता तो ये V0 और 2v0 की वैल्यूज दे देता, या CpCv के लिए कुछ दे देता, जैसे डायटोमिक गैस है, ठीक है, मोनोटॉमिक गैस है, आइडियल गैस है, तो CpCv की वैल्यूज निकल जाती, तो आपका ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाता। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग, टाइम तो शायद हो गया है, आज क्लास है, मैथमेटिक्स की क्लास है आज। उससे मतलब नहीं है कि इस कर्व में प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, आप ये तो देख ही रहे हैं कि आइसोथर्मल होगा नहीं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको पैराबोलिक चाहिए, पैराबोलिक नहीं, आपको चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व चाहिए। आइसोथर्मल है नहीं। प्रोसेस कैसा है, अब इसको निकालने के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम। सर एसी वाला कौन सा प्रोसेस है? हाँ, देखिए इस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नोट कर लिए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोसेस का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, इस प्रोसेस का इक्वेशन क्या होगा, आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, निकाल कर और नहीं कर सकते हम लोग, क्या करेंगे y इक्वल टू mx प्लस, हाँ सर तो बिल्कुल स्लोप सही, हम बिल्कुल लोग, सही। और y इक्वल टू mx प्लस c से निकाल दे mx प्लस इक्वेशन। c से आप निकाल सकते हैं दो आपके अननोन m और c, ये दोनों आपके अननोन है। y की जगह आपका p है और x की जगह क्या है v है। p इज इक्वल्स टू mv प्लस c। पहला आपका इक्वेशन यहां से मिल जाएगा 2p0 और v0 से निकल जाएगा, और दूसरा क्या निकल जाएगा p0 और 2v0 से। आपके दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, m और c की वैल्यू निकल जाएगी, और तब आपके p0 और v0 में रिलेशन मिल जाएगा। सर्टेनली निश्चित ही वो रिलेशन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप का नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आप इसको निकाल कर बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा पर्सनल कि ये कैसा है। ओके, तो आज की क्लास को खत्म करें। आइसोथर्मल से आपने कर दिया था, नहीं तो वो सही नहीं ना है। ठीक है, वो सही नहीं ना है। आइसोथर्मल कैसे होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा सर। चले फिर पढ़ाई करते रहिए। फिर आज आपको कुछ और क्वेश्चंस इस पर दे दिए जाएंगे। ओके, और फिर कल हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, और उसके बाद हम लोग उस पर कुछ प्रॉब्लम्स, उसके कुछ सिग्निफिकेंस वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल की जो आपकी क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है।